वेलकम टू फिजिक्स ए बोर्ड। दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी और इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे ओम्स लॉ से। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसी कंडक्टर से पास हो रहे करंट और उस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है उसके बीच के रिलेशन के बारे में बताता है। ओम कहाँ के रहने वाले थे? ये इनका पूरा नाम था जियोर्ग साइमन ओम और ये रहने वाले थे जर्मनी के, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे ये। इन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा कि किसी कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उसके। अगर इस फिगर को और सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर हमने ले लिया और एक सेल से जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और उसे वी लेटर से डिनोट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आने लगा, उसे हमने आई कह दिया। ये यहाँ से आया, कंडक्टर के अंदर इन किया, यहाँ से फिर बाहर आया और इस तरह से फिर नेगेटिव टर्मिनल में जाकर इन कर गया। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है उसको भी समझेंगे। ओम्स लॉ के बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ओम्स लॉ के साथ एक कंडीशन अप्लाइड है। वो ये है कि इस लॉ को वैलिड होने के लिए टेम्परेचर का कांस्टेंट या फिक्स्ड होना ज़रूरी है। जनरली ये फिक्स टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर माना जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो आइए स्टेटमेंट समझ लें। सबसे पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहले कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट, जो करंट कंडक्टर से पास हो रहा है, करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor। क्लियर हो गया स्टेटमेंट से कि फिक्स टेम्परेचर पे जो करंट पास कर रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने कंडक्टर के एंड के अक्रॉस अप्लाई किया है। अगर इसे लिखा जाए तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी ये पूरे स्टेटमेंट का ये आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। इसी को जस्ट अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपको रिमूव करना है। आपको पता है कि रिमूवल के लिए एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू R। ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट टर्म है और इस कांस्टेंट टर्म को नाम क्या देते हैं? इसका नाम है रेसिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसके बारे में अभी डिटेल से समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो गया ओम्स लॉ का, उससे आपने सिंबॉलिक ये रिप्रेजेंटेशन लाया और ये एक रिलेशन डेवलप हो गया, दैट इज V इज इक्वल टू R इंटू I। अब आइए इसकी डिटेल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये हमारा एक रिलेशन आ गया, V इज इक्वल टू
R इंटू आई, या आप इसे आई आर भी लिख सकते हैं। चूँकि मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से सबसे पहले हम चूँकि करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट के लिए हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आप देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस जो दिए हुए कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अप्लाई आपने किया है, और ये करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चूँकि ये रेसिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, देयरफॉर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस किसी दिए हुए कंडक्टर का इंक्रीज होता है तो ये क्या है, करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस कर जाएगा। और अगर आप ये वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट भी उसके डायरेक्ट रेशियो में यानी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, करंट इलेक्ट्रिक करंट उसी हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर बढ़ता है तो रिजल्ट पे उसका रिवर्स इनवर्स असर पड़ता है। ओके, यानी ठीक उसके अपोजिट, अगर इसको रिड्यूस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब आइए इसको समझते हैं। R इज इक्वल टू, दिस इज V अपॉन I, यानी ये रेसिस्टेंस जो है वो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये दो चीज़ का रेशियो है रेसिस्टेंस। अगर आप इसे देखें तो इसकी SI यूनिट वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की, और करंट की एम्पियर है। तो वोल्ट पर एम्पियर को कॉलेक्टिवली नाम दिया गया ओम का, साइंटिस्ट ओम के नाम पर। ओके, और इसे डिनोट करते हैं ओमेगा लेटर से। ओके, या तो आप ऐसे डिनोट कर दीजिए या फिर आप सिंपली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ओमेगा लेटर या तो ऐसे आप लिखिए या ऐसे लिखिए। 1 ओम रेसिस्टेंस कब माना जाएगा, ये देखिए। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास कर जाए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो 1 ओम रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का तभी माना जाएगा जब आपने उस कंडक्टर के अक्रॉस यानी उसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर दिया है, 1 वोल्ट का। और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के बाद अगर कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास कर जाता है तो रेसिस्टेंस कितना होगा उस कंडक्टर का, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो 1 ओम रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when 1 volt of potential difference is applied across the end of a conductor and 1 ampere of current flowing through the conductor, that's it। so सिंपल सी बात है, 1 वोल्ट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास कर गया, फ्लो कर गया, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 1 ओम रेसिस्टेंस हो गया उस कंडक्टर का। आइए अब समझते हैं रेसिस्टेंस एक्चुअली है क्या। तो रेसिस्टेंस के बारे में अगर समझना हो तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इसे समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने अंदर से करंट के फ्लो को नहीं होने देना चाहता है। मीन्स ये करंट के फ्लो को ऑलवेज अपोज करता है। तो रेसिस्टेंस क्या है, it is property of the conductor, it is property of the conductor due to which it opposes the flow of current थ्रू इट। यानी ये एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का जिसके कारण ये करंट के फ्लो का ऑलवेज अपोज करता है। वर्ड से भी समझने की कोशिश कीजिए। रेसिस्ट करना, किसको रेसिस्ट कर रहा है,
करंट के फ्लो को, यानी वो होने नहीं देना चाह रहा है आसानी से उस फ्लो को, तो ऑलवेज रेसिस्ट करेगा। आप देख लीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये रेसिस्टेंस क्या है, बम्पी बनाया जाता है, कि स्मूथ लाइन नहीं है, बल्कि उसमें आपने बम्प्स दिखाया है, अप्स एंड डाउन्स दिखाया है। वो अप्स एंड डाउन्स दिखाने का मकसद ही यही है कि करंट इससे स्मूथली नहीं जा रहा है, बल्कि उसे वहाँ पे ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, विरोध झेलना पड़ रहा है। देयरफॉर रेसिस्टेंस से ये एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को ऑलवेज अपोज करती है। अब आइए समझते हैं रेसिस्टेंस को एक ग्राफ के थ्रू। प्रैक्टिकली आपने अपने लैब में ज़रूर करके देखा होगा, मैं सिर्फ उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्राफ बिटवीन V एंड I। ओके, तो हमें रिलेशन क्या मिला है, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं। मान लेते हैं हम अपनी तरफ से कि R का वैल्यू 1 ओम हमने ले लिया। ओके, अब एक बॉक्स बना लीजिए और ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ वैल्यू निकाल लीजिए, I का वैल्यू और ये V का, ठीक है, I इन एम्पियर एंड V इन वोल्ट। सो अगर यहाँ पर ये डाल दीजिएगा 1 ओम, तो V I के डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 1 ओम इंटू I। अब I का वैल्यू चेंज करते चाहिए और 3-4 वैल्यू निकाल लीजिए। अगर यहाँ 1 डालते हैं तो ये भी 1 आ गया, अगर यहाँ 2 डालते हैं तो ये भी 2 आ गया, यहाँ अगर 3 डालते हैं तो ये भी 3 आ गया, 4 डालते हैं तो ये भी 4 आ गया। तो 0 क्यों नहीं डालें, 0 भी डाल लेते हैं, 0 डालें तो ये रिज़ल्ट भी 0 आ गया। अब आप कहेंगे कि निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं, तो अभी जस्ट समझने के लिए आपको बता रहे हैं। वैसे भी करंट में निगेटिव, वोल्टेज में निगेटिव वैल्यू अभी इस लेवल पर आपको नहीं समझना है, उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करना है। ओके, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, रफ एक रफ ग्राफ ये लीजिए। हमने 2 लाइंस खींच ली, वर्टिकल पर हम करंट को शो कर देते हैं I, जिसे एम्पियर में मेज़र कर रहे हैं, और यह वोल्टेज V, जिसे वोल्ट में मेज़र अप कर रहे हैं। ये हो गया उसका ओरिजिन। ओके, ओरिजिन 0 0 पे। अब मान लीजिए कि एक एक यूनिट का आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4, ये पार्टीशन हो गया आपका। उसी तरह यहाँ पर भी एक एक यूनिट पर ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 पे 0, तो ये 0.1 हो गया। उसी तरह अगर करंट 1 एम्पियर है तो ये कितना हो गया, वोल्टेज भी 1 एम्पियर सामने सामने। उसी तरह करंट अगर 2 एम्पियर है तो वोल्टेज भी कितना आ रहा है, रिजल्ट उसका 2 एम्पियर आ रहा है। उसी तरह करंट अगर 3 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। उसी तरह अगर ये 4 एम्पियर है तो वोल्टेज उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, वो भी 4 एम्पियर आ रहा है। ओके, सो ये पॉइंट्स आपके पास क्लियर हो गए हैं। अब आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आपको मिल गया इस ग्राफ के थ्रू, इस वैल्यू के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू। क्लियर है? चाहे आप जिस वैल्यू के लिए भी लीजिए, आर को कांस्टेंट रखेंगे तो आपका रिजल्ट ओम्स लॉ के हिसाब से एट कांस्टेंट टेम्परेचर यही आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, अब आर का वैल्यू कांस्टेंट है। आप देख लीजिए किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम नाम दे देते हैं O, A, B, C एंड D। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आप वैल्यू निकाल लीजिए, आर का वैल्यू ऑलवेज फिक्स आएगा, वो कांस्टेंट होगा। मान लीजिए B और C के बीच में आप निकालना चाहते हैं तो पैरेलल लाइंस खींच लीजिए। ये देख लीजिए, ये डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का, और ये डिफरेंस कितना, 1 एम्पियर का, यहाँ से यहाँ तक, ये सामने से आप मिला लीजिए। अब जब आप स्लोप ऑफ द लाइन निकालेंगे बिटवीन पॉइंट B एंड C, स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन
पॉइंट बी एंड सी। देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू, ये नाम दे देते हैं कुछ ई, ठीक है, सी ई डिवाइडेड बाई दिस बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आ गया ये 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा रिजल्ट? ये रिजल्ट जो है वो आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए, चूँकि आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये किस तरह का रिजल्ट आ गया। देखिए जब आप R के लिए लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू V अपॉन I, लेकिन जब 1 अपॉन R लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू I अपॉन V। ठीक है, तो करंट क्या हो गया, न्यूमरेटर में आ गया और वोल्टेज कहाँ है, डिनोमिनेटर में चला गया। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 ओम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1 अपॉन R। रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस बता रहा है जब करंट को वर्टिकल एक्सिस पर लेंगे और वोल्टेज को हॉरिजेंटल एक्सिस पर लेकर प्लॉट करेंगे ग्राफ, किनके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, तब हमें क्या मिल रहा है, उस स्लोप को निकालने से हमें रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस मिल जा रहा है। ठीक इसका अपोजिट अगर चेंज कर दें, वोल्टेज को वर्टिकल एक्सिस पर रख दें और करंट को अगर हॉरिजेंटल पर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट R मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 1 ओम आपने रखा हुआ था, देखिए अगर R लिखेंगे तो 1 ओम आ रहा है कि नहीं, दोनों डिनोमिनेटर के लिए जब आप लिखेंगे तो वही आ जाएगा। सो किसी दो पॉइंट के बीच में भी आप निकाल लीजिए, इस दोनों पॉइंट के बीच में भी निकाल लीजिएगा तो वही आएगा, इस दोनों पॉइंट के बीच में भी निकाल लीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है, यानी R कभी भी चेंज नहीं करने जा रहा है। उसी तरह अगर आप इसे सिर्फ एक्सचेंज कर देता हूँ, वोल्टेज को यहाँ और करंट को यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरचेंज मैंने कर दिया, ये करंट I इन एम्पियर और ये वोल्टेज V इन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज का हो गया तो ये 1 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा, चूँकि हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल जो भी होगा वो एम्पियर में आ जाएगा। अब जब आप स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। ऑलरेडी मैंने बता दिया है वोल्टेज और करंट का रेशियो किसके बराबर है, रेसिस्टेंस के बराबर है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप निकालेंगे, ये तो हो गया छोटा छोटा पॉइंट, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है, पूरा, तो देख लीजिए 4 माइनस 0 कितना हो गया, ये 4 एम्पियर, और यहाँ से यहाँ 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर कितने के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। जो आपने ऑलरेडी माना हुआ है वही रिजल्ट बार बार आ रहा है। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा भी चेंज कर गया, समझ जाइए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ओम्स लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये जितनी भी चीज़ अभी मैंने आपको बताई ये सब ओम्स लॉ यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जहाँ रेसिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है उसके हिसाब से ये वैल्यू आपको निकालना सिखाया। करंट यहाँ आ जाए और वोल्टेज हॉरिजेंटल एक्सिस पर चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस हो जाएगा, और अगर वोल्टेज न्यूमरेटर में हो और करंट डिनोमिनेटर में हो तो ये डायरेक्ट R दिखाएगा। ओके, सो इस केस के हिसाब से ये आपको क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट रेसिस्टेंस का वैल्यू शो कर रहा है, ये स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको ग्राफ के थ्रू भी ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी ओम्स लॉ की बात करेंगे और उसमें करंट और वोल्टेज के रिलेशन को दिखाएंगे किसी ग्राफ के थ्रू, तो वो लाइन जो उनके रिलेशन में आएगी वो स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, लेट्स सी नाउ फैक्टर्स affecting the resistance of conductor। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर
रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किसी दिए हुए कंडक्टर का। ओके, तो सबसे पहला है लेंथ। किस चीज़ पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस? लेंथ पे। कैसे डिपेंड करता है? अगर कोई वायर है ये L लेंथ का और ये 2L लेंथ का, तो L की रेसिस्टेंस 2L की आधी होगी, यानी 2L की L से दुगुनी हो जाएगी, यानी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करती जाएगी। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर कोई वायर इस थिकनेस का है, ठीक है, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और दूसरा वायर ठीक इसका 3 गुना है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 3A है, तो यहाँ पर कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर? यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर थिन वायर है तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, और अगर थिक वायर है तो रेसिस्टेंस, देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक अगर इंक्रीज करेगा दूसरा घटेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा। तो थिन वायर की रेसिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और थिक वायर की रेसिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द कंडक्टर कहिए, ठीक है, यानी जिस चीज़ का बना हुआ है वो कंडक्टर, उस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नेचुरली बहुत सारे कंडक्टर ऐसे हैं जिनकी रेसिस्टेंस कम होती है, लाइक सिल्वर, वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। बहुत सारे कंडक्टर ऐसे हैं जिनकी रेसिस्टेंस नेचुरली कम होती है और वो एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। जैसे सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसकी रेसिस्टेंस सबसे कम होती है। उसी तरह एक एलॉय है नाइक्रोम, जो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से मिलकर बना होता है। इसकी रेसिस्टेंस बहुत हाई होती है और इससे करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। यही कारण है कि नाइक्रोम, जो कि एक एलॉय है, उसके वायर का यूज़ करते हैं बल्ब के फिलामेंट में या हीटर में। जब करंट आसानी से पास नहीं होने देगा तो वो क्या करता है, ग्लो करने लगता है, उसमें हीट ज़्यादा हो जाती है और हीट होने के कारण वो ग्लो करने लगता है। ओके, उसी तरह चौथा है टेम्परेचर। चौथा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ओके, तो एक मेटल में अगर आपने प्योर मेटल जो होता है, प्योर मेटल को अगर कंडक्टर के तौर पर लिया है और वहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि वायर के अंदर जो चार्जेस हैं उनके अंदर रैंडमनेस बहुत आ जाती है, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और टकराना शुरू करते हैं, और ये इतना ज़्यादा टकराने लगते हैं कि इनका कंटिन्यूअस फ्लो ईजी नहीं होता है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनका फ्लो जब इजी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस केस में, प्योर मेटल के केस में। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर देंगे तो फिर ये इनके टेम्परेचर धीरे धीरे घट जाएंगे, सीज हो जाएंगे, और फिर उनका कंटिन्यूअस फ्लो आसान हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस वहाँ पर घट गया है। और बहुत सारे एलॉय ऐसे हैं जिन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर मेटलॉइड्स के केस में टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट वे में बिहेव करता है। वो जब आप हायर फिजिक्स स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये सब समझने को मिलेगा। अब आइए इन दो पॉइंट्स को जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें और दोनों को कंबाइन करके देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करेंगे
तो R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इसे किस लेटर से डिनोट करते हैं, इसे रॉ लेटर से डिनोट करते हैं, RHO। ये रेसिस्टिविटी है क्या, ये रेसिस्टिविटी किसी भी दिए हुए कंडक्टर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इज नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी ड्यू टू which it opposes the flow of current। ये नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस से कैसे डिफर करता है, क्योंकि रेसिस्टेंस भी तो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो आपने देखा कि रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो है किसी भी दिए हुए कंडक्टर की उन दो बातों पर नहीं डिपेंड करता है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, यानी ये नेचुरल इसका कंपोजिशन क्या है, और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। जबकि रेसिस्टेंस बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, ऑलरेडी आपने देख लिया। रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है तो एक टेम्परेचर पे और दूसरा नेचुरल बिल्ट क्वालिटी पे। किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ से अगर आप रेसिस्टिविटी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। आप ये देख लीजिए, एरिया है, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट है ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है। मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, इसकी SI यूनिट कितनी हो गई, ओम मीटर हो गई। रेसिस्टिविटी की SI यूनिट इज ओम मीटर। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी कहलाती है, और कंडक्टिविटी को सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं। दिस सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, और अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो दिस इज L/R इंटू ए, ठीक, इसका रेसिप्रोकल। तो ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला गया। तो रेसिस्टिविटी के बारे में आपने समझ लिया कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इनहेरेंट नेचर है। यानी इनहेरेंट नेचर कहने का मतलब जो कि उसको नेचर से मिली हुई है। तो फॉर्मूले में अगर देखें तो R डिपेंड कर रहा है यहाँ पर रेसिस्टिविटी पे, तो किसी भी अच्छे कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। रेसिस्टिविटी कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। सो जो भी अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, इसीलिए उसकी रेसिस्टिविटी कम है। और जहाँ पर आप इंसुलेटर की बात करेंगे वो कंडक्टर अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। उसी तरह जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है जो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से मिलकर बना है। इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो कुल मिलाकर अब तक हम लोगों ने रेसिस्टेंस को और रेसिस्टिविटी को अच्छे से समझ लिया है। नाइक्रोम वायर का यूज़ फिलामेंट के तौर पर किया जाता है, हीटर में वायर के तौर पर किया जाता है, सो दैट की रेसिस्टेंस हाई होगी तो हीट करेगा, और हीट करेगा तो वो मटेरियल को या तो ग्लो करा देगा या उसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा देगा। क्योंकि नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, देयरफॉर उसका रेसिस्टेंस। और नाइक्रोम वायर को कैसे यूज़ किया जाता है फिलामेंट के तौर पर, कुछ इस तरह से मोड़ के, ठीक है। तो आप देखिए कि ऐसा
कर्ली जब किया जाता है तो लेंथ इंक्रीज कर जाती है और ऑलरेडी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। देयरफॉर ये हीट कर जाता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है, साथ साथ ग्लो भी करता है और ग्लो करने के बाद ये क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। देयरफॉर इसका यूज़ बल्ब में, यानी नाइक्रोम का यूज़ बल्ब में एज अ फिलामेंट या हीटर में आप देख सकते हैं, या आयरन वगैरह में भी इस तरह का कर्ली वायर का यूज़ किया जाता है। कर्ली वायर लेंथ इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जितना ज़्यादा कर्ल करेंगे उतना ज़्यादा लेंथ उसका इंक्रीज करता चला जाएगा। और रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी लेंथ जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस उसका उतना बढ़ता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।